डियर स्टूडेंट्स, रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 12th क्लास का ठोसों में संकुलन यानी ठोसों में निबिड़ संकुलन की बात करेंगे। ठोसों में निबिड़ संकुलन ठोसों में निबिड़ संकुलन की बात करेंगे। तो देखें, ठोसों में निबिड़ संकुलन की बात करने से पहले हम ये बताएंगे कि कोई भी जो ठोस होता है उस ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, निकटतम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। यानी ठोसों में जो अवयवी कण होंगे वो निकटतम दूरी पर होंगे। इस प्रकार वो क्या होंगे, क्लोज्ड पैकिंग का मतलब निकटतम व्यवस्थित होंगे। तो ठोसों में जो अवयवी कणों की व्यवस्था है उस अवयवी कणों की व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, ठोसों में निबिड़ संकुलन बोलते हैं। ठोसों में क्या बोलते हैं, उसी को हम निबिड़ संकुलन बोलते हैं। और उस निबिड़ संकुलन को हमने समझने के लिए इस निबिड़ संकुलन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक विमा में निबिड़ संकुलन, एक विमा में निबिड़ संकुलन, द्विविमा में निबिड़ संकुलन, और त्रिविमा में निबिड़ संकुलन या त्रिविम में निबिड़ संकुलन। यानी जो ठोस है उन ठोसों की जो व्यवस्था है अवयवी कणों की, उन अवयवी कणों की व्यवस्था को हम जिस प्रकार से समझते हैं, यानी अवयवी कणों की जो निकटतम व्यवस्था है उसे क्या नाम दिया गया है, निबिड़ संकुलन नाम दिया गया है। और इस निबिड़ संकुलन को समझने से पहले हमें इसे कुछ भागों में डिवाइड करके इसको समझना होगा। तो हमने सबसे पहले एक विमा में निबिड़ संकुलन की बात करते हैं। अब यहाँ देखें, अवयवी कणों को हम ठोस गोला मानकर चलेंगे। यानी अवयवी कण जो परमाणु अणु या आयन है उनको हम क्या मानेंगे, एक ठोस गोला मानेंगे और उस ठोस गोले की व्यवस्था को देखेंगे। तो एक विमा में निबिड़ संकुलन की बात करें हम, तो इसमें क्या होते हैं, जो गोले होते हैं यानी अवयवी कण होते हैं, वो अवयवी कण एक विमा यानी एक अक्ष पर व्यवस्थित होंगे। एक विमा का मतलब क्या है, एक एक्सिस पर, या एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, या जेड एक्सिस को हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलन बोलेंगे अगर एक दिशा में यानी एक एक्सिस पर गोले व्यवस्थित होंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होता है, एक अक्ष पर गोले व्यवस्थित होते हैं। यहां देखें हम तो एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 2 गोलों को स्पर्श करता है। और जब ये 2 गोलों को स्पर्श करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यानी एक विमा में जो निबिड़ संकुलन है, एक विमा में निबिड़ संकुलन में एक गोला अन्य 2 गोलों को स्पर्श करता है। इस प्रकार इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब बात करेंगे हम द्विविमा में निबिड़ संकुलन। ये तो हमने एक एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर इसी एक्सिस पर हम वाई एक्सिस बना दें, जैसे गोलों को हम इस तरह से व्यवस्थित कर दें, यानी इसी पर और गोले दूसरी परत के रूप में वाई एक्सिस पर और व्यवस्थित कर दिए जाएं, तो वो कहलाएगा हमारा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। यानी एक एक्सिस ये है हमारी, इस एक्सिस पर ही हमने दूसरी एक्सिस बना दी, इस तरह से ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो 2 अक्षों पर जब हम गोलों को व्यवस्थित करेंगे यानी 2 पंक्तियां बनाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। यानी यहां पर जो गोले व्यवस्थित होंगे वो 2 एक्सिस पर यानी 2 अक्षों पर व्यवस्थित होंगे। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में क्या हो रहा है, जो गोले हैं वो 2 अक्षों पर व्यवस्थित होंगे।
यहाँ द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम वर्ग निबिड़ संकुलन और एक को बोलते हैं हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरा होता है हमारा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो वर्ग निबिड़ संकुलन में क्या होता है, जो गोलों की परतें होती हैं वो एक के ऊपर एक इस प्रकार रखी होती हैं कि नीचे वाले गोले और ऊपर वाले गोले एक दूसरे के क्या होते हैं, सीध में होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, वो सीध में होते हैं। यानी गोलों की पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक गोले की एक पंक्ति के गोले जो हैं वो दूसरी पंक्ति के गोलों के जस्ट ऊपर होंगे, यानी एक दूसरे के सीध में होंगे। अगर यहां हम देखें तो जैसे इस गोले को देखते हैं हम, तो इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं। 1 2 3 4, यहां 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं। तो अगर इन चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए, इन चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो एक क्या बन जाता है, हमारा एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। अगर इन 4 गोलों के केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। और इस वर्ग बनने के कारण ही इस प्रकार के संकुलन को नाम दिया गया है वर्ग निबिड़ संकुलन। इस प्रकार के संकुलन को क्या नाम दिया गया है, वर्ग निबिड़ संकुलन नाम दिया गया है। यहां पर अगर हम समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या कितनी होगी, यहां पर 4 होगी। यानी समन्वय संख्या कितनी होगी, इसमें 4 होगी, क्योंकि एक गोला 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। एक गोला 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए यहां पर जो समन्वय संख्या होगी वर्ग निबिड़ संकुलन में वो कितनी होगी, 4 होगी। अब बात करें इसकी संकुलन क्षमता की, तो यहाँ पर जो कुल आयतन है उस कुल आयतन की तुलना में गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना होता है, 56% होता है। गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना होता है, इसमें 56% होता है। इसलिए इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 56% होती है। कई बार यहाँ उल्टा प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ग निबिड़ संकुलन में कितना भाग रिक्त होता है, तो कितना भाग रिक्त होगा, इसके लिए हम इसमें से घटा देंगे। 100 में से कितना हो गया, 44%। यानी वर्ग निबिड़ संकुलन में जो रिक्त स्थान होता है वो कितना होता है, रिक्त स्थान होता है, यहाँ पर रिक्त स्थान होता है 44%। तो इस तरह से वर्ग निबिड़ संकुलन में जो समन्वय संख्या होगी वो 4 होगी और संकुलन क्षमता कितनी होगी, 56 होगी, और इसमें रिक्त स्थान कितना होगा, 44% होगा। अब बात करते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। षटकोणीय निबिड़ संकुलन की बात करते हैं तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, गोले इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक पंक्ति के जो गोले हैं उन पंक्ति के गोलों में जो छिद्र बने हुए हैं, ये गर्त बने हुए हैं, इन गर्तों में दूसरी पंक्ति के गोले क्या करते हैं, स्थान ग्रहण करते हैं। इस तरह से स्थान ग्रहण करते हैं। ऐसे तीसरी पंक्ति के गोले इसमें स्थान ग्रहण करेंगे। तो यहां अगर हम देखें तो ये जो एक गोला है वो एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। और 6 गोलों को स्पर्श करने के कारण यहाँ पर अगर हम इनके केंद्रों को आपस में मिलाएं, जैसे इनके केंद्रों को अगर हम आपस में मिलाएं तो एक क्या बन जाता है, एक षटकोण तैयार हो जाता है। और एक षटकोण तैयार होने के कारण इसे नाम दिया गया है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो दोबारा देखें, इसमें षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होगा, द्विविमा में हमने गोलों को 2 एक्सिस पर इस प्रकार व्यवस्थित किया कि एक पंक्ति के जो गोले हैं उनके जो छिद्र हैं, उनके जो गर्त हैं, उन गर्तों में दूसरी पंक्ति के गोले स्थान ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के गर्तों में स्थान ग्रहण करते हैं।
इस प्रकार यहाँ पर एक गोला 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। यदि इन 6 गोलों के केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो एक षटकोण का निर्माण होता है, इसलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन नाम दिया गया है। यानी द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन अगर आता है तो इस प्रकार हमें बनाना है, जिसमें समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब बात करें हम तीसरे प्रकार की त्रिविमा में निबिड़ संकुलन की। त्रिविमा में निबिड़ संकुलन की बात करते हैं। त्रिविमा का मतलब यहाँ पर 3 एक्सिस से है। 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। तो यहाँ अगर हम देखें तो गोले जो होंगे वो 3 परतों में होंगे, यानी एक एक्स एक्सिस पे रहेगा, एक वाई एक्सिस पे रहेगा और एक जेड एक्सिस पर रहेगा। तो हमें क्या करना है? जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है, उसी पर हम जेड एक्सिस को कन्वर्ट करेंगे, यानी जेड एक्सिस को बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है उसी पर परतें रखेंगे। तो जैसे हमने द्विविमा में एक निबिड़ संकुलन बनाया था, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, उस निबिड़ संकुलन की बात करें हम तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा था? 6 गोलों को स्पर्श कर रहा था। एक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा था। तो अगर हम इन 6 गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाएं तो हमारा क्या बन रहा है? एक षटकोण तैयार हो रहा है। तो अगर इसी ही हम उठाकर देखें तो यहाँ पर 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अगर यहाँ पर इन छिद्रों पर, ये जो छिद्र बने हैं, इन छिद्रों पर ही अगर हम गोलों को ऊपर और नीचे से व्यवस्थित कर दें तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा? त्रिविमा में निबिड़ संकुलन तैयार हो जाएगा। तो अब ये त्रिविमा में निबिड़ संकुलन भी 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम HCP, एक को क्या बोलते हैं हम? HCP, और एक को बोलते हैं घनीय। ठीक है, एक को बोलते हैं HCP और एक को बोलते हैं घनीय। घनीय को हम FCC भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर घनीय को हम क्या बोलते हैं? FCC भी बोलते हैं। तो त्रिविमा में निबिड़ संकुलन के लिए क्या करना है? जो द्विविमीय स्ट्रक्चर है उस पर गोले ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमें व्यवस्थित करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे? गोले किस प्रकार रखेंगे? पहली बात और बताना है कि जो गोले बने, जो छिद्र बने हुए हैं, उन सभी छिद्रों पर हम गोले व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, बल्कि गोले जो हैं वो केवल एकांतर क्रम में ही रखे जा सकते हैं। यानी गोलों को कैसे रख सकते हैं? केवल एकांतर क्रम में ही रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई गोला व्यवस्थित किया, इस जगह कोई गोला रखा हमने, तो इस जगह गोला रखने के कारण इस वाले छिद्र पर हम गोला नहीं रख सकते हैं। फिर हमें कहाँ रखना पड़ेगा? इस वाले छिद्र पर रखना पड़ेगा। इस वाले छिद्र पर गोला रखेंगे हम। फिर कहाँ रखेंगे? इस वाले छिद्र पर गोला रखेंगे। तो क्या करना पड़ रहा है हमें? 3 गोले एकांतर क्रम में रखने पड़ रहे हैं, यानी 6 छिद्रों में से केवल 3 छिद्रों पर ही हम गोले रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये काउंट करें हम 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो छिद्र हैं उन छिद्रों में से केवल 3 छिद्रों पर ही हम गोले रख सकते हैं, क्योंकि 3 गोले रखने पर इन छिद्रों पर इतना स्थान नहीं है कि हम अन्य गोलों को इन पर रख सकते हैं। इसलिए षटकोणीय जो निबिड़ संकुलन होता है इसे भी षटकोणीय बोलते हैं, SCP को भी हम। लेकिन ये त्रिविमा में, जब द्विविमा में पूछा जाए तो ये लिखना है हमें, और त्रिविमा में पूछा जाए तो हमें इसको लिखना है। तो त्रिविमा में जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है उसमें क्या होगा? जो द्विविमीय जो षटकोणीय हमारी निबिड़ संकुलन है उसमें जो 6 छिद्र हैं उन छिद्रों पर एकांतर क्रम में क्या करेंगे? हम गोलों को रखेंगे। तो इस प्रकार 6 छिद्रों में से केवल 3 छिद्रों पर ही गोले व्यवस्थित हो सकते हैं। तो 3 गोले रख दिए हमने, इन छिद्रों को नाम दे दिया 1, इस छिद्र को नाम दे दिया हमने 1, इसको 2, इसको 3, तो 3 पे रख दिया हमने, 4 छोड़ दिया, फिर 5 पे रख दिया। तो 6 गोलों में से जो हमारे 6 गोलों के कारण जो 6 छिद्र बन रहे हैं उन छिद्रों में केवल 3 छिद्रों पर हम ऊपर से गोले रख सकते हैं। 3 छिद्रों पर रख सकते हैं। मान लो हमने छिद्र नंबर 1, 3 और 5 पर क्या रखा है? ऊपर से गोलों को रखा है। तो 3 गोले ऊपर से रख दिया हमने।
इसी प्रकार जब हम इन्हीं छिद्रों पर नीचे से गोले रख देंगे, ये हमारी सतह है, इस पर तीन छिद्रों पर हमने एकांतर क्रम में 3 गोले रख दिए। अब नीचे भी छिद्र बना हुआ है तो नीचे वाले छिद्रों पर भी हम क्या करेंगे, 3 गोले रख देंगे। अगर जिस नंबर वाले छिद्र पर ऊपर से गोले रखें, जैसे 1, 3 और 5 पर, उन्हीं छिद्रों पर अगर हम नीचे से भी गोले रखें 1, 3 और 5 पर, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कहलाएगी हमारी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। दोबारा समझे इसको, जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, उसमें एक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, जिसके कारण 6 छिद्र हमारे तैयार हो रहे हैं। इन 6 छिद्रों पर केवल हम एकांतर क्रम में 3 गोले ही व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मान लो हमने 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले छिद्रों पर गोलों को रखा है। यदि इन छिद्रों पर नीचे से भी गोले व्यवस्थित कर दिए जाएं, तो जो संरचना बनेगी वो कहलाएगी हमारी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। लेकिन यदि हम ऊपर वाले छिद्रों को 1, 3 और 5 को भर रहे हैं गोलों से, लेकिन नीचे वालों को 1, 3, 5 पर न रखकर 2, 4, 6 पर रखते हैं, यानी जो छिद्र हमने ऊपर से भरे हैं उन छिद्रों को नीचे से ना भरकर दूसरे छिद्रों को अगर हम नीचे से एकांतर क्रम में भरते हैं, तो जो संरचना बनती है उसे हम क्या बोलेंगे, घनीय या एब्सिसी स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, इन दोनों संरचनाओं में अंतर क्या है। इसमें 3 छिद्रों को जिन 3 छिद्रों को हमने ऊपर से भरा है, उन्हीं छिद्रों को नीचे से भरने पर तो बनेगी षटकोणीय, और जिन छिद्रों को हमने ऊपर से भरा है उन छिद्रों को नीचे से छोड़कर शेष छिद्रों को भरने पर बनेगी हमारी घनीय संरचना। इस प्रकार हमारा निबिड़ संकुलन कंप्लीट होता है। 3 तरह का हमारा निबिड़ संकुलन होता है, एक विमामय निबिड़ संकुलन, द्विविमामय निबिड़ संकुलन और त्रिविमामय निबिड़ संकुलन। इन दोनों निबिड़ संकुलनों में बात करें हम, तो यहां पर एक गोला 12 गोलों को स्पर्श करता है। त्रिविमामय निबिड़ संकुलन में दोनों ही संरचनाओं में, चाहे वो HCP हो या घनीय हो, दोनों में ही एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करेगा, 12 गोलों को स्पर्श करेगा। कैसे करेगा, एक गोला जो तल में है वो 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन हो गया षटकोणीय। अब 3 गोले ऊपर से रख दिए तो 6 और 3 9 हो गए, 3 गोले नीचे से रख दिए तो कितने हो गए, 12 हो गए। तो एक गोला कितने को स्पर्श कर रहा है, 12 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो दोनों ही संरचनाओं में एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 12 गोलों को स्पर्श कर रहा है। इसलिए इसकी समन्वय संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 12 होगी। बात करें संकुलन क्षमता की, चूंकि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या दोनों ही संरचनाओं में समान है, इसलिए दोनों की जो संकुलन क्षमता होगी वो भी समान होगी, और वो होती है 74%। कितनी होती है, 74% यहाँ पर संकुलन क्षमता होती है, चाहे वो HCP हो चाहे वो घनीय हो। यानी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में जो समन्वय संख्या होगी वो 12 होगी, और जो संकुलन क्षमता होगी वो कितनी होगी, 74% होगी। इस प्रकार यहाँ पर इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में संकुलन क्षमता और समन्वय संख्या कितनी होती है, तो 12 और 74 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम छिद्रों की या रिक्तियों की। अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां, अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां। अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां। अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां क्या होती हैं? देखिए, अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां जो हैं, देखिए कोई भी जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में जब भी अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं, यानी निबिड़ संकुलन होता है उनका, तो जब भी निबिड़ संकुलन होता है उस दौरान क्या होता है, उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। यानी गोलों, यानी परमाणु, अणु या आयनों, जिनको हम गोले बोल रहे हैं, उन गोलों की जब निबिड़ संकुलन संरचना बन रही होती है तो उस स्थिति में उनके बीच में क्या रह जाता है, रिक्त स्थान शेष रह जाता है। उस शेष रिक्त स्थान को ही हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय छिद्र, रिक्ति या शून्य या अंतराल बोलते हैं। शून्य या अंतराल बोलते हैं। ठीक है, अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां या शून्य या अंतराल बोलते हैं।
यानी जब भी ठोस में अभिवी कण व्यवस्थित हो रहे होते हैं तो उनकी क्लोज्ड पैकिंग यानी निबिड़ संकुलन होने के बावजूद भी उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाता है। उस शेष रिक्त स्थान को ही हम क्या बोलते हैं, शून्य या अंतराल या रिक्तियां या अंतराकाशीय छिद्र बोलते हैं। ये छिद्र हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम त्रिकोणीय छिद्र, एक को बोलते हैं हम चतुष्फलकीय या चतुष्फलकीय छिद्र, एक होता है हमारा अष्टफलकीय छिद्र और एक होता है हमारा घनीय छिद्र। इस तरह से हमारे 4 प्रकार के छिद्र या रिक्तियां होती है। 4 प्रकार की छिद्र या रिक्तियां होती है, त्रिकोणीय छिद्र, चतुष्फलकीय छिद्र, अष्टफलकीय छिद्र और घनीय छिद्र। अब देखें यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिकोणीय छिद्र की। देखें त्रिकोणीय नाम से मतलब है त्रि का मतलब क्या होता है 3, चतुष यानी 4, अष्ट, अब यहां अष्टफलक कब बनता है, जब 6 होते हैं, उसमें 6 पदार्थ 6 कण मिलकर अष्टफलक बनाते हैं। और घन में कितने कोने, 8 कोने। तो ये गोलों की व्यवस्था है, यानी इसमें 3 गोलों से बनेगा, ये 4 गोलों से बनेगा, ये 6 गोलों से बनेगा और ये 8 गोलों से बनेगा। ध्यान रखना है इन छिद्रों का निर्माण कैसे होगा, इनका 3 गोलों से, इनका 4 गोलों से, इनका 6 गोलों से और घनीय छिद्र जो बनता है वो किससे बनता है, 8 गोलों से बनता है। यानी त्रिकोणीय छिद्र कितने गोलों से बनेगा, 3 गोलों से बनेगा। तो देखें जब 3 गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही तल में रखे जाते हैं, इस तरह से जब एक ही तल में 3 गोले स्पर्श करते हुए इस प्रकार रखे जाएंगे कि इनके केंद्रों को मिलाने पर एक त्रिभुज बने, एक त्रिकोण बने, तो वो जो छिद्र बनेगा बीचों बीच, वो छिद्र कहलाएगा हमारा त्रिकोणीय छिद्र। वो क्या कहलाएगा, हमारा त्रिकोणीय छिद्र कहलाएगा। यानी त्रिकोणीय छिद्र जो बनता है वो कैसे बनता है, 3 गोलों को परस्पर स्पर्श करते हुए इस प्रकार रखा जाता है कि उनके केंद्रों को मिलाने पर क्या तैयार हो जाए, एक त्रिभुज का निर्माण हो जाए। तो वो जो तीनों गोलों से जो छिद्र बनेगा वो कहलाएगा हमारा त्रिकोणीय छिद्र। अब बात करते हैं चतुष्फलकीय छिद्र की। तो चतुष्फलकीय छिद्र जो होता है वो 4 गोलों के स्पर्श से बनता है, लेकिन यहां ध्यान रखना है चारों गोले एक तल में नहीं रखने हैं, क्योंकि चतुष्फलक जो बनता है वो एक तरह से पिरामिडी आकृति में होता है। तो 3 गोले तो हम इस तरह से रखेंगे, 3 गोले तो एक तल में रखेंगे। यानी चतुष्फलकीय छिद्रों में क्या होता है, 3 गोले तो एक तल में होते हैं और इन तीनों से जो छिद्र बना है उस छिद्र के ऊपर चौथा गोला उस छिद्र के ऊपर रखा होता है। चौथा गोला कहां रहेगा, उस छिद्र के ऊपर रहेगा। अगर इनके केंद्रों को आपस में मिलाया जाएगा तो कैसे बनेगा, एक पिरामिड का निर्माण होगा। इस तरह से एक पिरामिड बनेगा, यहां पर इस तरह का बनेगा पिरामिड, इस तरह से। जैसे ये बीच वाला गोला हो गया हमारा, ये ऊपर वाला गोला, ये नीचे वाले 3 गोले, इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 गोले जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं उनके बीच में छिद्र बना है, उस छिद्र के ऊपर क्या रखा है हमने, गोला रखा है। तो अगर इनके केंद्रों को आपस में मिला देंगे हम तो क्या होगा, एक चतुष्फलक का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन 4 गोलों से जो छिद्र बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा चतुष्फलकीय छिद्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, हमारा चतुष्फलकीय छिद्र कहलाएगा। यानी चतुष्फलकीय छिद्र कितने गोलों से बनता है, 4 गोलों से बना होता है, जिसमें 3 गोले एक तल में रखे जाते हैं और चौथा गोला इस तल के ऊपर बने छिद्र के ऊपर रखा जाता है। यानी 3 गोलों से जो छिद्र बनेगा उस छिद्र के ऊपर हम चौथा गोला व्यवस्थित करेंगे और इन 4 गोलों से जो छिद्र बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा चतुष्फलकीय छिद्र कहलाएगा। बात करें अष्टफलकीय छिद्रों की, तो अष्टफलकीय छिद्र में क्या होगा, अष्टफलकीय छिद्र में 4 गोले हम एक तल में रखेंगे, इस तरह से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, और इन छिद्रों से, इन 4 गोलों से जो छिद्र बनेगा उस छिद्र के एक गोला नीचे और एक गोला ऊपर रखा जाएगा। इस छिद्र के एक गोला नीचे और एक गोला
ऊपर रखा जाएगा और अगर इन 6 गोलों के केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो एक क्या तैयार हो जाएगा, अष्टफलक तैयार हो जाएगा। जिस प्रकार इन 6 गोलों से क्या बनेगा, हमारा अष्टफलकीय छिद्र बनेगा। बात करें घनीय छिद्र की। घनीय छिद्र जो होता है वो 8 गोलों से बना होता है। घनीय छिद्र कितने गोलों से बनेगा, 8 गोलों से, जिसमें 4 गोले तो ऊपर रहेंगे, इस तरह से 4 गोले क्या रहेंगे, ऊपर, और 4 गोले क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। 4 गोले क्या रहेंगे, इसमें नीचे रहेंगे। ठीक है, 4 गोले ऊपर होंगे और 4 गोले नीचे होंगे, और सभी गोले एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो ऊपर वाले गोले, नीचे हमने 4 गोले रख दिए एक दूसरे को सटाकर चतुष्फलकीय आकृति में, ऐसे 4 गोले ऊपर रख दिए चतुष्फलकीय, अब उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर जमा दिया। तो उन 8 गोलों से केंद्रों को जब हम मिलाएंगे, उन 8 गोलों के केंद्रों को जब हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, अष्टफलक बनेगा, सॉरी घन बनेगा। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा उन 8 गोलों के बीच में जो छिद्र बनेगा वो कहलाएगा हमारा घनीय छिद्र। इस तरह से छिद्रों की संख्या कितनी होती है, 4 प्रकार की होती है।